हेलो एंड आई वेलकम यू इन प्रयोजन आईएएस क्लासेस। आज हम इकोनॉमी में प्लानिंग को पढ़ेंगे, नियोजन को पढ़ेंगे। ठीक है। इसमें अगर हम देखें तो नियोजन के संदर्भ में नियोजन या प्लानिंग, ठीक है, इस चीज को समझने के लिए आपको जरूरत है कि प्लानिंग होती क्या है, ये पहले समझें। प्लानिंग किसका भाग है और जनरल टर्म्स में प्लानिंग क्या होता है और इकोनॉमी के संदर्भ में या कंट्रीज के संदर्भ में प्लानिंग क्या होता है, इसको हम समझेंगे। तो अगर हम देखें प्लानिंग की बात अगर करें तो जनरली आपने घर में देखा होगा, प्लानिंग का मतलब कोई काम करते हैं तो एक अरेंजमेंट करते हैं कि हाँ कि कोई भी चीज करना है तो उसको कैसे ऑर्गेनाइज करना है, वो अच्छी तरीके से कंप्लीट हो सके और हम जो चाह रहे हैं, जिस प्रोग्राम में जो कुछ हम करना चाह रहे हैं वो अच्छे से कंप्लीट हो जाए। मोटा मोटी संदर्भ में चीजों में कॉन्टेक्स्ट में आप इसको समझ सकते हैं कि कैसे ये चीजें कंट्रीज के संदर्भ में आती हैं। सॉरी, बेसिकली कहें प्लानिंग जो है वो सोशल इकोनॉमीज जो होती हैं, सोशल इकोनॉमी जो है बेसिकली जो समाजवादी अर्थव्यवस्था होती हैं उनका भाग होते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था का भाग है ये, ठीक है। इससे पहले मैं आगे जाऊं तो आपको बता दूं कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो तीन तरीके के होते हैं किसी भी कंट्रीज में। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो तीन तरीके से होते हैं। पहला जो है आपका सोशलिस्ट मोड, दूसरा जो आपका हो जाएगा वो कैपिटलिस्ट मोड, और तीसरा जो है आपका वो हो जाएगा मिक्स्ड इकोनॉमी। अगर मैं इसको बोलूं हिंदी में तो समाजवादी व्यवस्था जो है इसको हम बोलेंगे समाजवादी उत्पादन की प्रणाली। समाजवादी उत्पादन की प्रणाली, ठीक है। दूसरा जो है वो आपका जो हो जाता है ये पूंजीवादी उत्पादन की प्रणाली, ठीक है। तीसरा जो है आपका ये हो जाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था या उत्पादन की प्रणाली। ये तीन बेसिकली वर्ल्ड में एक्सेप्टेबल मोड ऑफ प्रोडक्शन है। तीन तरीके की जो है और तीन तरीके की आपको इकोनॉमीज वर्ल्ड में दिखेंगी। पहला है आपका सोशलिस्ट, दूसरा कैपिटलिस्ट और तीसरा मिक्स्ड इकोनॉमी। तो आपको प्लानिंग को समझने से पहले एक मोटा मोटी इसके बारे में आइडिया होना चाहिए कि ये तीनों क्या हैं। आप देखेंगे कि सोशलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन जो होता है, समाजवाद जो है वो केवल मार्क्स नहीं, उसके पहले से भी जो है हीगल और साइमन फॉरियर वगैरह देते आए हैं, लेकिन जो साइंटिफिक थियरी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में जिसको डिस्क्राइब किया वो कार्ल मार्क्स ने कहा है। इसमें समाजवादी अर्थव्यवस्था में ये कहा जाता है कि जो उत्पादन के तत्व हैं, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, उस पर किसी इंडिविजुअल का राइट नहीं होगा, मतलब किसी व्यक्तिगत आदमी का उस पर अधिकार नहीं होगा। वो जो होगी उस पर सोसाइटी की या स्टेट का ऑनरशिप होगा, समाज का होगा या राज्य का उस पे, उस उत्पादन की प्रणाली पे क्या होगा, अधिकार होगा, जिससे कि समाज में शोषण की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी और जरूरतमंदों को भी क्या होगा, मिल सकेगा क्या कहते हैं, आवश्यकता की चीजें। जैसे आप भारत क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को आप देखें तो डीपीएसपी मिलेगा, ठीक है, नीति निदेशक तत्व, तो जहां पे समाज, जो जहां पे राज्य जो है अपने समाज में
पिछड़े हुए लोग जो हैं, जो आर्थिक रूप से वंचित है, सामाजिक, उनकी भलाई के लिए कार्य करती है। और इसको आप देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं वो समाजवादी तत्व है, क्योंकि हम मिक्स्ड इकोनॉमी में हैं, आगे मैं उसको डिस्कस करूंगा। तो जो समाजवादी व्यवस्था होती है, उत्पादन की प्रणाली होती है, उसमें क्या किया जाता है कि राज्य निर्धारित करता है कि किन किन चीजों का हमें उत्पादन करना है, और उन उत्पादन के साधनों पर राज्य का नियंत्रण होता है। तो स्टेट डिसाइडेड what the things produced in their economy and the means of production is under control of the state। चाहे वो आप इस मामले में आप देखें उस टाइम पर तो रशिया, ठीक है, 1970s के पहले आप चाइना को भी कह सकते हैं, ऐसी कंट्रीज थी जहां पे इस मोड ऑफ प्रोडक्शन में कंट्रीज चलती थी। और यही रीजन रहा कि वो कंट्रियों में जो लिवलीहुड आइटम्स की जगह मिलिट्री आइटम ज्यादा डेवलपमेंट हुई, क्योंकि स्टेट स्पॉन्सर्ड क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ वहां पे। तो आप देखेंगे कि यहां पे कोई उत्पादन के साधन पे किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं है। उस पे चाहे उत्पादन के साधन क्या, जमीन, फैक्ट्री, कैपिटल, ये सब जो चीजें हैं वो राज्य की हैं। और इसमें क्या होता है, आवश्यक क्या कहते हैं, क्षमता अनुसार कार्य और आवश्यकता अनुसार वितरण। तो इसमें प्रॉफिट की जो गुंजाइश होती है वो कम हो जाती है, प्रॉफिट ड्रिवन नहीं होती इकोनॉमी। इट इज अ वेलफेयर स्टेट के रूप में ये काम करता है, जहां पे लोगों को उनके क्या कहते हैं, आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। तो ये बात क्लियर हो गई कि जो सोशलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन है वहां पर इसका उत्पादन किया जाएगा। दूसरा कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे किसी का राइट नहीं होगा। जब मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे किसी का राइट नहीं होगा, मतलब स्टेट का या सोसाइटी का, इनका अधिकार होगा। तो आप देखेंगे कि जब ये बात होगी तो प्रॉफिट जो है यहां से क्या होगा, गायब होगा, प्रॉफिट नहीं होगा यहां पे आप देखेंगे कि इस अर्थव्यवस्था में लाभ के तत्व आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे, और लाभ के तत्व नहीं होंगे तो कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालेगा। और दूसरी बात कि स्टेट डिसाइड करेगी, स्टेट डिसाइड करेगी तो प्लानिंग आ गया ना, कि क्या क्या उत्पादन करना है, ठीक है, प्लानिंग, नियोजन आ गया कि नहीं आ गया। और नियोजन जो है बेसिकली आप देखें तो जो लीस्ट डेवलपिंग या डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं उनमें यूज होता है। इसमें क्या किया जाता है कि हम अपनी प्रायोरिटीज को तय कर लेते हैं, हम अपने जरूरतों को तय कर लेते हैं कि हमारी क्या जरूरतें हैं, और उस जरूरतों के आधार पर फिर हम कौन सी जरूरत कितनी ज्यादा है, किसकी उपयोगिता ज्यादा है, उस आधार पर हम अपने जो एक्सपेंसेस हैं, रिसोर्सेज हैं, उनको खर्च करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें तो खुद आप अपने घर में देखेंगे तो आपके पेरेंट्स जो हैं, जो सबसे पहले अगर मान लीजिए सैलरी आई तो वो क्या करते हैं, डिसाइड करेंगे कि रूम रेंट देना है, बच्चों की फीस देना है, फूडिंग का है, तो प्रायोरिटीज तय की जाती है। उसके बाद फिर लग्जरी आइटम और सब चीजों पे एक्सपेंसेस किए जाते हैं। तो इसी तरीके से जब स्टेट की बात होती है तो स्टेट डिसाइड करता है कि उसको किस किस चीजों की जरूरत है पहले, तो उस हिसाब से अपने जो रिसोर्सेज होते हैं वहां पे खर्च करेंगे। दूसरी बात आप देखें 15 मार्च 1950 में इंडिया में प्लानिंग कमीशन का गठन किया गया, और हमारे पास उस समय बजट भी बहुत कम था। तो हम अपने लिमिटेड बजट में कैसे क्या कर सकते हैं, अपने लिमिटेड बजट में हम कैसे अपनी जरूरतों को पूरा कर पाए, और कौन सी जरूरत ज्यादा है इसके लिए हमने प्लानिंग कमीशन या कहें तो योजना आयोग की स्थापना की 15 मार्च 1950 को। और ये ऐसी प्लानिंग जो है वो आपको दिखेगी यूएसएसआर, उस टाइम के रशिया में, सोवियत रूस में। तो आप देख रहे हैं कि ये सारा एलिमेंट किसका है, सोवियत रशिया का, कि जो सोवियत रशिया मतलब समाजवादी अर्थव्यवस्था का है, जहां पर ये चीजें चल रही थी, ठीक है। इसी के दूसरी तरफ जो है आप देखेंगे कि इन दोनों में एक बड़ा क्लैश रहा, वो वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक है, कोल्ड वॉर वगैरह। तो एक क्लैश रहा बिटवीन कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन। ये क्या होता है, कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन को अगर आप देखें तो कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन वो है जहां पे मींस ऑफ प्रोडक्शन का पे जो राइट होता है वो इंडिविजुअल का राइट होगा। किसका राइट होगा, इंडिविजुअल का राइट होगा। और इंडिविजुअल का राइट होगा जब मींस ऑफ प्रोडक्शन पे, तो इसका मतलब जो है जो कैपिटल लगाएगा, जो इन्वेस्ट करेगा, वो मैक्सिमम बेनिफिट लेने की कोशिश करेगा, और मार्केट ड्रिवेन इकोनॉमी होगी। मार्केट ड्रिवेन इकोनॉमी का मतलब कि बाजार आधारित वस्तुओं की क्या की जाएगी, उत्पादन किया जाएगा और उनको बेचा जाएगा। और यहां पे क्या होगा, प्रॉफिट जो होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का जो मेजर एलिमेंट है,
कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का जो मेजर पार्ट है वो क्या है? प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट है तो ही वो इन्वेस्ट करेंगे, और वो इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट ड्रिवेन होगा, इसीलिए वहां पे, क्योंकि इंडिविजुअल का राइट है। आप खुद सोचिए कि अगर आपका पैसा है तो क्या आप पैसा वैसी जगह लगाएंगे जहां पे उसका रिटर्न आपको कम मिले, या वहां पे लगाएंगे जहां पे ज्यादा मिले? तो डेफिनेटली वहां पे लगाएंगे जहां पे ज्यादा मिलेगा। तो आप देखेंगे कि जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है बेसिकली वो देश के या विश्व में जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, वेस्टर्न और डेवलप्ड कंट्री की हम बात करते हैं, वहां पर आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, वो आपको वहां पे देखने को मिलेंगी। और ये जो होता है यहां पे प्लानिंग नहीं होती कि किस चीज का उत्पादन किया जाए। यहां पर जो होता है वो मार्केट ड्रिवेन इकोनॉमी होती है। कैसी इकोनॉमी होती है आपकी? मार्केट ड्रिवेन इकोनॉमी। ड्रिवेन इकोनॉमी, ये क्या है? मार्केट ड्रिवेन इकोनॉमी मतलब जिसकी जरूरत अर्थव्यवस्था में होगी, ठीक है, जिसकी मांग होगी, जिसकी डिमांड होगी, उसी चीज की क्या होगी? सप्लाई हम कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं सिंपली कि प्रोडक्शन होगा। तो जिस चीज की मांग होगी उसी चीज का प्रोडक्शन होगा, अन्यथा वो चीजें मार्केट से बाहर चली जाएंगी। आप एग्जाम्पल में समझ सकते हैं कि एक टाइम पर टीवी, टेलीविजन और लैंडलाइन फोन्स का टाइम था। आज जब सेलुलर फोन, इतने स्मार्टफोन आने लगे तो धीरे धीरे उनकी डिमांड कम हो गई और वो मार्केट से बाहर चले गए। तो मार्केट इकोनॉमी, ड्रिवेन इकोनॉमी में ये होता है। दूसरा, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उस पे राइट किसका होगा? इंडिविजुअल का राइट होगा, मतलब उत्पादन के साधनों पे निजी स्वामित्व होगा। और इसका एक बेनिफिट ये होता है कि लोगों तक जो होता है, जो लोग होते हैं, जो एंटरप्रेन्योर होते हैं, जो कैपिटलिस्ट होते हैं, वो मार्केट में पैसा लगाते हैं, और मार्केट में पैसा लगाते हैं उन चीजों का उत्पादन करते हैं जिनकी मांग होती है। और बेसिकली ये जो अपनाया गया है तो डेवलप कंट्रीज के द्वारा, आप देखेंगे कि बेसिकली अमेरिका इसका क्या है? फ्लैग बेरर कह सकते हैं वर्ल्ड में, और फिर पूरा यूरोप। ठीक, तो ये, और आज के टाइम में आप देखें ना तो कोई कंट्री कंप्लीटली सोशलिस्ट है और ना ही कंप्लीटली इकोनॉमिस्ट है। 1930 में जब ग्रेट डिप्रेशन आया यूएस में, तो जॉर्ज मेनार्ड कीन्स ने क्या कहा? वहां पे कहा कि एक क्या कहते हैं डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट मोड में प्रोडक्शन को शुरू किया जाए, जहां स्टेट क्या करे? इंटरफेयर करे। जबकि आप देखें कैपिटलिस्ट की थियरी को पढ़ेंगे तो ये कहा जाएगा ये मार्केट ड्रिवेन है। कैसा है? मार्केट ड्रिवेन है। मार्केट ड्रिवेन होने की वजह से यहां पे स्टेट का रोल कुछ नहीं होता। जो मार्केट है वो डिमांड और सप्लाई पर चलेगा। क्लियर? लेकिन 1930 के बाद आप देखेंगे ग्रेट डिप्रेशन आया और वहां पे जॉर्ज मेनार्ड कीन्स की थियरी, और फिर वहां पे भी सोशलिस्ट एलिमेंट आ गए। तो इस तरीके से आज वर्ल्ड में आप देखें कंप्लीटली ना तो कोई सोशलिस्ट है ना तो कोई क्या है आपका? कैपिटलिस्ट है। फिर थर्ड जो होता है वो आपका मिक्स्ड इकोनॉमी होती है। क्या होती है? मिक्स्ड इकोनॉमी या मिश्रित अर्थव्यवस्था हम कहते हैं इसको। ठीक है, ये बेसिकली आप देखेंगे तो जो लीस्ट डेवलप, जिनको लीस्ट डेवलप या थर्ड वर्ल्ड कहा गया, वो कंट्री होती थी। ठीक है, लीस्ट डेवलप या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज होती थी। और इन कंट्रीज ने क्या किया? इन कंट्रीज के सामने ये था कि इनके पास रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड थे। दे हैव अ वेरी लिटिल रिसोर्सेज। दे कुड नॉट चूज द कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट। उनको बीच का रास्ता निकालना था। उनके यहां कुछ ऐसे भी लोग थे जिनके पास, जो अपनी चीजों को बेयर कर सकते थे, और बहुत बड़ी एक जनसंख्या ऐसी थी जिनके लिए स्टेट को क्या करना पड़ता था? काम करना पड़ता। तो इस सिचुएशन में आप देखेंगे तो वो जो है वो कंट्री, जिनमें इंडिया भी एक सबसे इंपॉर्टेंट था, उन्होंने क्या किया? मिक्स्ड इकोनॉमी को चुना, जहां पर आप देखेंगे तो स्टेट एंड आपका प्राइवेट सेक्टर दोनों ही चीजें दिखाई पड़ेंगी। ठीक है, तो अब हम मिक्स्ड इकोनॉमी पे ही हैं तो इसको इरेज कर दे रहे हैं, फिर आगे चलते हैं। तो आप देखें इस पे, या हम नेक्स्ट पेज ले रहे हैं, तो यहां पर आप देखेंगे कि मिक्स्ड इकोनॉमी,
मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, ये जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है इसमें हम देखें तो आप देखेंगे कि प्राइवेट प्लेयर एंड गवर्नमेंट दोनों जो है वो अपना रोल प्ले करते हैं। फॉर इंडिया में अगर आप देखें तो बहुत सारी ऐसी, जैसे पीएसयूज देखिए, तो ये क्या है, पीएसयूज क्या है, गवर्नमेंट की है या गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है। अगर मैं सिंपल में कहूं तो एलआईसी और दूसरे जैसे भेल सेल, ये सब क्या है, पीएसयूज हैं, ये सरकार के उपक्रम हैं, सार्वजनिक उपक्रम हैं। दूसरी तरह के आप देखें तो अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला एक्सेट्रा, ये क्या है, प्राइवेट प्लेयर्स हैं। तो ये अपने हिसाब से काम करते हैं। तो दोनों की इकोनॉमी, आप प्राइवेट स्कूल भी देखते होंगे, गवर्नमेंट स्कूल भी देख रहे हैं, आप प्राइवेट हॉस्पिटल देखते हैं और क्या देखते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी देखते हैं। तो सरकार ने दोनों को क्या किया, ऐसी इकोनॉमी जहां दोनों रोल हो उसको हम मिक्स्ड इकोनॉमी कहा जाता है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यह रही कि गवर्नमेंट के सामने एक चैलेंज ये रहा कि हम इस मोड को चुने हैं जिससे कि क्या हो, हमारे यहां जो पॉवर्टी है, लिटरेसी रेट कम है, उनको हम दूर कर सके। तो बेसिकली आप देखिए तो इस काम के लिए भारत सरकार ने 15 मार्च 1950 को एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जिसको हम प्लानिंग कमीशन कहते थे, अब तो नहीं रही, ठीक है, कब 1 जनवरी 1 जनवरी 2015 से इसको क्या किया, एबॉलिश करके नीति आयोग की स्थापना की गई। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग की स्थापना की गई। ये काम करे, इस पे हम आगे चर्चा करेंगे। अभी यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, प्लानिंग कमीशन की बात की गई। जब प्लानिंग को चुना गया तो प्लानिंग को चुने जाने के पीछे प्रमुख कारण क्या थे, व्हाट आर द टारगेट्स ऑफ द प्लानिंग। अगर हम इसकी बात करें, टारगेट्स ऑफ द प्लानिंग, तो आपको दिखेगा कि या हम कहें रीजन ऑफ प्लानिंग भी हो सकता है, प्लानिंग का रीजन क्या था। ठीक है, तो सबसे बड़ा रीजन था कि एक्सिलरेट द इकोनॉमिक ग्रोथ। क्या करना है हमें, आर्थिक क्रियाओं को बढ़ाना। ठीक है, पहला काम है कि आर्थिक क्रियाओं को बढ़ाना, एक्सिलरेट द इकोनॉमिक ग्रोथ। दूसरा क्या है, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय, ठीक है, सामाजिक न्याय का मतलब होता है कि समाज में कोई भी तबका जो है वो पीछे ना छूट जाए, चाहे वो शिक्षा, स्वास्थ्य, अवसर, किसी भी मामले पे, है ना, हेल्थ, एजुकेशन, अपॉर्चुनिटी, जॉब, इन ऑल मैनर, तो उनको हम समानता पे ले आए। और इसके लिए क्या कार्य योजना हो, क्या कोर्स ऑफ एक्शन हो, उसका डिसाइड कौन करेगा, प्लानिंग कमीशन करेगा। और प्लानिंग कमीशन आप देखेंगे ऐसा इंस्टीट्यूशन था जो टॉप डाउन थियरी पर काम करता था, मतलब कि नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है, ऊपर से नीचे का मतलब हो गया कि अगर आप इसको सिंपली समझें तो ऐसे समझ सकते हैं कि ये ट्रायंगल है, ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है, और ये प्लानिंग करके नीचे स्टेट, यहां पे आप स्टेट कह सकते हैं, और यहां पे पीआरआईज मतलब पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, या हम कह लें तो ग्राम पंचायतों वगैरह का। तो ये प्लानिंग करके ऊपर से नीचे तक ये चीजों को भेजते थे। तो आप ये सोचिए कि कोई एक आदमी कोई प्लानिंग करके ऊपर से नीचे तक भेजेगा, वो कितना इफेक्टिव होगा। एक टाइम तक तो ठीक रहा, जब तक क्या कहते हैं, पीआरआईज या आपका पंचायती राज संस्थान उतने मतलब स्ट्रांग नहीं थे, या स्टेट्स की डिमांड उतनी नहीं थी, तब तक चलती रही। और प्लानिंग कमीशन के भी अपनी एक अचीवमेंट, ऐसा नहीं कि प्लानिंग कमीशन खराब था, प्लानिंग कमीशन की भी अचीवमेंट्स अच्छी खासी रही हैं
फिर बाद में जैसे जैसे परिस्थितियां बदली, हमारी जरूरतें बदली, उन जरूरतों को पूरा करने के लिए जहां पे हम क्या कर रहे थे, प्रतिस्पर्धी संघ की जगह, ठीक है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म लेकर आए, सहयोगात्मक संघ की हम बात किए। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब होता है सहयोगात्मक संघ। वो संघ के साथ प्रतिस्पर्धा ना करें, वो संघ के साथ कंपटीशन ना करें, बल्कि दे हेल्प विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, दे वर्क विद द हेल्प ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, और उनके साथ क्या करें, एक कोलैबोरेशन बनाए और बोथ वर्क एट सेम डे। तो ये बात हो गई। इसके बाद आप देखेंगे कि सबसे जो हो वो एम्प्लॉयमेंट की बात की गई कि हमारे यहां क्या हो, रोजगार हो, रोजगार के अवसर हो। क्योंकि जब हमको आजादी मिली, फ्रीडम हुआ, तो उस समय हमारी मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन किस पे, इकोनॉमिक एक्टिविटी पे डिपेंड करती थी, एग्रीकल्चर था, और एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन कितना है आप जानते भी हैं। उसी तरीके से आप देखें तो गरीबी निवारण, पॉवर्टी इरेडिकेशन, गरीबी निवारण, ठीक है, पॉवर्टी इरेडिकेशन, गरीबी निवारण या पॉवर्टी एरिडिकेशन की बात की, गरीबी निवारण की गई। सेल्फ रिलायंट की बात की गई, आत्मनिर्भर, कि हमें डिपेंड ना रहना पड़े। ये आत्मनिर्भर आज ही नहीं, उस समय था, लेकिन उस समय हमारी जरूरतें देखिए, जब 1965 में इंडिया पाक वॉर हुआ तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने क्या कहा था, जय जवान और जय किसान। तो जय जवान का मतलब हो गया कि सीमा पे हमारे जवान हमारे देश की रक्षा कर सकें, और किसान जो हैं वो खाद्यान्नों का उत्पादन कर सके, जिससे हमें अपने अनाजों की जरूरतों के लिए किसी दूसरे देश पर निर्भर ना रहना पड़े। निवेश तथा पूंजी को बढ़ाना, इन्वेस्टमेंट एंड क्या कहते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन को बढ़ाना, ठीक है, निवेश और पूंजी को बढ़ाना, निवेश तथा पूंजी को बढ़ाना, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो एलपीजी की पॉलिसी, लिक्विडाइजेशन, क्या कहते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, या हम आर्थिक उदारीकरण की बात कह सकते हैं। आर्थिक उदारीकरण कब हुआ इंडिया में, आप देखेंगे तो 1991 में हुआ, और हमारा नीति आयोग कब बन रहा है, 2015 में बन रहा है। तो ये काम प्लानिंग कमीशन का ही था। दूसरी बात, समावेशी विकास, समावेशी विकास, इनकी चर्चा की गई। तो ये हमारी आर्थिक नियोजन के क्या थे, प्रमुख लक्ष्य थे। तो कभी आप मेंस में आंसर राइटिंग कर रहे हो, कभी एसे में कर रहे हो, तो ये बातें आप वहां पे डिस्कस कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो आर्थिक नियोजन के प्रकार क्या होते हैं, इसको समझें। टाइप ऑफ द आपके टाइप ऑफ इकोनॉमिक प्लान, टाइप ऑफ प्लान्ड इकोनॉमीज, टाइप ऑफ प्लानिंग, ठीक है। टाइप ऑफ प्लानिंग मतलब नियोजन के प्रकार, ठीक है, नियोजन के प्रकार। इसको अगर हम देखें नियोजन के प्रकार को, तो आपको दो तरीके से इसमें दिखा गई। एक तो आपको समाजवादी, दूसरा प्रजातांत्रिक। मतलब पहला में अगर हम बात करें समाजवादी एंड फिर प्रजातांत्रिक। प्रजातांत्रिक का मतलब हो गया डेमोक्रेटिक, और ये आपका वही चीज सोशलिस्ट। समाजवादी की चर्चा मैंने कर दी है, आपको समझ में आ रहा होगा कि समाजवादी में क्या होता है, कि उसमें कहा गया कि जो उत्पादन के साधन और ये सारी बातें। प्रजातांत्रिक की बात अगर हम कहें तो प्रजातांत्रिक वाले में आपको
जॉर्ज मेनार्ड कीन्स को फॉलो करना होगा। वहां समाजवाद मतलब एक थियरी है फेमिनिस्ट सोशलिज्म। इसको अगर मैं बेसिकली अगर डिफाइन करूं तो फेमिनिस्ट सोशलिज्म इसके बेसिकली प्रोपाउंड थे थियरी के जॉर्ज बेनॉट शा, जहां पे ये कहा गया कि सोशलिज्म या वेलफेयर जो होगा वो स्टेट करेगा बाय द डेमोक्रेटिक प्रोसेस। जैसे इंडिया में जो डीपीएसपी है वो इसी को फॉलो करता है, फेमिनिस्ट सोशलिज्म को ही। तो यहां पे समाजवादी में आप देखेंगे तो नियोजन होगा और प्रजातांत्रिक में लोगों की सहभागिता और ये सारी चीजें की जाएंगी, ठीक है। और ये जो चीजें थी इनकी 1930s में ग्रेट डिप्रेशन के टाइम आई थी। फिर उसके बाद आप देखेंगे दूसरे टाइप की जो प्लानिंग होती है वो होगी आपकी इंडक्टिव इंडिकेटिव प्लानिंग वर्सेस दूसरा हो जाएगा आपका इंपरेटिव, ठीक है। आदेशात्मक, निर्देशात्मक और आदेशात्मक। निर्देशात्मक ये होता है और आदेशात्मक ये होगा, ठीक है। जब हम बात करें इंडक्टिव की, आपके निर्देशात्मक का मतलब होता है हम किसी को बता सकते हैं आप ऐसा करें तो ठीक होगा, ऐसा करें तो ठीक होगा। और इंपरेटिव का होता है आपको ऐसा करना है। तो आप देखिए जो प्लानिंग कमीशन है या स्टार्टिंग की जो हमारी प्लानिंग्स रही हैं वो आपको इंपरेटिव में दिखेंगी और बाद में आगे चल के आपको जो दिखेंगी वो इंडक्टिव हो जाएंगी, क्योंकि स्टेट को भी ज्यादा फिर फ्रीडम दिया जाने लगा, ठीक है। दूसरा थर्ड टाइप का जो होगा वो सेंट्रलाइज वर्सेस डिसेंट्रलाइज प्लानिंग। सेंट्रलाइज वर्सेस डिसेंट्रलाइज प्लानिंग की अगर हम बात करें तो इंडिया की जो स्टार्टिंग 4 जो 5 ईयर प्लान्स थे वो सब क्या थे, सेंट्रलाइज थे। सेंट्रल गवर्नमेंट प्लान कर रही थी कि एग्रीकल्चर में आपको क्या करना है, इंप्रूवमेंट करना है, आपको हैवी इंडस्ट्री लगानी है, आपको डैम्स बनाने हैं, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप करना है। दूसरा कि डिसेंट्रलाइज की मतलब सेंटर अपने लेवल पे जो चीजें कर रही हैं, साथ ही कुछ ऐसे प्लानिंग जिसपे राज्य को भी क्या किया गया, स्टेट्स को भी अधिकार दिया गया कि वो भी क्या कर सकते हैं, अपने हिसाब से फंड एलोकेट कर सकते हैं, डेवलपमेंट में कर सकते हैं चीजों को, ठीक है। ये बात। इसके बाद अगर हम आगे की बात करें तो आपका प्लानिंग, टाइप ऑफ प्लानिंग क्या होता है, ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। टाइप ऑफ प्लानिंग, ठीक है, या नियोजन के प्रकार। तो अगर हम बात करें नियोजन के प्रकार की, या 2 तरीके से हो सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा इंडिया में मोस्टली क्या था, 5 ईयर प्लान था, 5 ईयर प्लान है, ठीक है। उसके बाद अगर आप बात करें तो आपने सुना होगा प्रोस्पेक्टिव एंड रोलिंग प्लान, दीर्घकालिक नियोजन, दीर्घकालिक नियोजन, और दूसरा जो है आपका चक्रीय नियोजन। इसको हम कहेंगे प्रोस्पेक्टिव प्लानिंग, इसको रोलिंग प्लान, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, कई बार प्रीलिम्स में इससे क्वेश्चन बन गया है और अच्छे क्वेश्चंस बने हैं और बहुत कंफ्यूजिंग रहता है ये पॉइंट लोगों को समझने के लिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोस्पेक्टिव प्लानिंग एंड रोलिंग प्लान, ठीक है। प्रोस्पेक्टिव प्लानिंग होती है कि मान लीजिए कोई प्लानिंग की गई, मैं बात कर रहा हूं इसकी दीर्घकालिक नियोजन की, जैसे शब्द से ही सुनाई दे रहा है कि दीर्घकालिक, जैसे पंचवर्षीय योजना या सप्तवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान, 7 ईयर प्लान को इस तरीके से डिजाइन किया, 5 ईयर और 7 ईयर प्लान्स को इसलिए इस तरह डिजाइन किया जाए कि ये 20 ईयर्स और 25 ईयर्स का एक लॉन्ग टर्म टारगेट को अचीव कर पाए। इस तरीके की जो प्लानिंग होती है उसको हम प्रोस्पेक्टिव प्लानिंग कहते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया कि 5 ईयर प्लान, 7 ईयर प्लान जो भी बनाया जाए और उसको फिर हम एक लॉन्ग टर्म में रख देते हैं 25 या 20 ईयर्स के, उसको हम कहेंगे प्रोस्पेक्टिव। दूसरा चक्रीय। इस
थियरी को देने वाले गुनार मिडाल ने अपनी बुक एशियन ड्रामा में दी है। किसमें? एशियन ड्रामा में। उसमें कहते हैं कि 3 तरीके की होती हैं। बेसिकली आप कहें तो 3 तरीके का चक्रीय में कहा कि 1 ईयर एक होगा, 1 ईयर, दूसरा आपका जो हो जाएगा 3 और 5 ईयर, और थर्ड जो हो जाएगा वो आपका 10 to 15 ईयर्स, 10 to 15 ईयर्स। ठीक है, ये 3 आपके स्टेजेस होते हैं। और इसको आप देखेंगे सबसे पहले जो लागू किया गया वो आपको 6th प्लानिंग में, 6ठी पंचवर्षीय योजना में 6 5 ईयर प्लान में आपकी जनता पार्टी सरकार ने इसको इंप्लीमेंट किया। ठीक है, आप इसको 1 ईयर प्लान से कंफ्यूज मत करिएगा कि 1 ईयर प्लान अलग है, कि जैसे 1966 से 69 कि 66 में क्या हुआ, तो चाइना वॉर हुआ, सॉरी पाकिस्तान वॉर हुआ, पहले चाइना वॉर हुआ 62 में, 65 में पाकिस्तान से वॉर हुआ। हमारी इकोनॉमी के पास इतना पैसा नहीं था कि हम 5 ईयर प्लान बनाए, हमने फिर 1 ईयर के लिए 3 प्लान्स बनाए। वो 1 ईयर प्लान है, वो रोलिंग प्लान नहीं है। तो रोलिंग प्लान में ये होता है कि हम बनाएंगे जो प्लानिंग्स हैं वो 10 to 15 ईयर्स के लिए, लेकिन उसको मिड टर्म रिव्यू करेंगे 3 to 5 ईयर में, और एनुअली उसके टारगेट को फिक्स करेंगे। मतलब जो हम प्लानिंग बना रहे हैं उसको हर साल कितना हम अचीव कर पा रहे हैं। मान लीजिए हर साल हमने 10% का रखा, हम 5% पहुंच पा रहे हैं, तो हम 10% के टारगेट को नहीं रखेंगे ना, हम 6% 7% लेंगे और अपनी कमियों को इंप्रूव करेंगे। या हमने 5% रखा, 6% पे टारगेट कर रहे हैं, तो फिर हम अपने टारगेट को बढ़ा देंगे और इस अल्टीमेट टारगेट को अचीव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये बात हो गई। तो इसको हम डिफरेंस समझ में आ गया कि दीर्घकालिक नियोजन, प्रोस्पेक्टिव प्लानिंग, और चक्रीय नियोजन जिसको हम रोलिंग प्लान कहते हैं। अगर इंडिया में प्लानिंग की हिस्ट्री को देखें तो सबसे पहले हमें जो प्लानिंग के बारे में पता चलता है वो मतलब प्लानिंग के लिए जो बैकग्राउंड में काम हुआ वो 1934 में एम विश्वेश्वरैया ने अपनी एक बुक लिखी थी प्लान्ड इकोनॉमी, और उसमें उन्होंने प्लानिंग की चर्चा की गई। और इस चर्चा में के कारण ही, जो बुक के कारण ही एम विश्वेश्वरैया जी को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ द प्लानिंग इन इंडिया। भारत में नियोजन के जनक के रूप में एम विश्वेश्वरैया जी को जाना जाता है। दूसरा कि 1938 के कांग्रेस के अधिवेशन में, कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में, राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलन में राष्ट्रीय आयोजन समिति, नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया गया। ठीक है, नियुक्ति की गई, और आगे चल के यही योजना आयोग का भी क्या बना, पूर्वगामी। उसके बाद 1941 की अगर हम बात करें तो प्रोफेसर रामास्वामी मुदलियार की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया। फिर 1944 से 45 की अगर हम बात करें तो इस बीच में अगर चर्चा की जाए तो अ प्लान फॉर इंडियन डेवलपमेंट इन इंडिया के लिए आप देखें तो जिसको हम कह सकते हैं कि बॉम्बे प्लान भी कहते हैं, इसको हम बॉम्बे प्लान कहते हैं। या टाटा बिरला प्लान भी कुछ लोग ऐसे बोल देते हैं। तो बॉम्बे में 8 बड़े उद्योगपति भारत के मिले और उन्होंने प्लानिंग की चर्चा की। फिर उसी तरीके से 1944 में श्रीमन नारायण द्वारा गांधीवादी योजना की शुरुआत की गई, बात की गई, उसको भी हम कम रख लिया जाए। और फिर 1944 में आदर्शी लाल श्रीवास्तव जी ने डिपार्टमेंट ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की चर्चा की। ठीक है, तो ये कुछ इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है। और अगर एग्जाम या प्रीलिम्स पर्पस से पूछे कि इंडिया में कितनी बार या कितने साल जो है वो आपका क्या रहा है, 1 ईयर प्लान रहा है। कितने साल इंडिया में 1 ईयर प्लान रहा है। ठीक है, तो आप देखिए पहली बार इंडिया में जो 1 वर्षीय योजना शुरू की गई 1966 टू 69, मतलब 3 इयर्स। फिर दूसरा जो है आपका वो 79 टू 80, 1979 टू 80। जब जनता पार्टी गिर गई, वापस कांग्रेस की सरकार आई, तो उन्होंने
छठी पंचवर्षीय योजना को बीच में रोक के फिर दोबारा उसको शुरू किया, तो 1 साल का ब्रेक। और उसके बाद 1990 टू 92, ठीक है, ये 1 ईयर, और ये आपका 2 ईयर। इस तरीके से आप देखिए टोटल कितना हुआ, 6 ईयर्स का। तो जो 12 और कितनी टोटल प्लान्स बने हैं इंडिया में आप देखें तो 12 पंचवर्षीय योजनाएं, टोटल 12 5 ईयर प्लान्स को क्या किया गया था, इंडिया में इंप्लीमेंट किया गया। और 12 5 ईयर प्लान के एंड के साथ ही प्लानिंग कमीशन और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल दोनों को खत्म करके आपको एक नया संस्थान बनाया गया जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म या सहयोगात्मक संघ की बात करते हुए उसकी स्थापना की गई, वो आपका नीति आयोग। नीति आयोग पे एक सेपरेट लेक्चर होगा, उसके फंक्शन, उसका गठन, उसका क्या चीजें हैं, सारी प्री कम मीन्स सारे पर्पज से उस पर हम डिस्कस करेंगे। फिर आपका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल प्लानिंग ऑफ 5 ईयर प्लान। तो अब देखेंगे कि संरचनात्मक और क्रियात्मक नियोजन क्या होता है। इसमें आर्थिक विकास के साथ साथ न्याय, सामाजिक ढांचे में भी परिवर्तन किया जाता है, और ये दीर्घकालिक नियोजन मतलब प्रोस्पेक्टिव प्लानिंग का पार्ट होता है। उसी तरीके से फिजिकल एंड फाइनेंशियल प्लानिंग भी एक होती है, जिसमें फिजिकल एंड फाइनेंशियल प्लानिंग में ह्यूमन कैपिटल की बात की जाती है कि उसके डेवलपमेंट की बात की जाए, मशीन की, रॉ मटेरियल के डेवलपमेंट की बात की जाएगा। रीजनल एंड नेशनल प्लानिंग ये भी एक पार्ट है, आप समझ लीजिए। किसी भी अर्थव्यवस्था के एक स्पेसिफिक एरिया में जब डेवलपमेंट किया जाता है तो उसको रीजनल प्लानिंग कहा जाएगा, और कोई भी एक प्लानिंग जो पूरे नेशनल लेवल पे डेवलपमेंट किया जाए तो वो आपका नेशनल प्लानिंग किया जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर रीजनल की हम बात करें, किसी पर्टिकुलर एरिया में मान लीजिए जैसे गिफ्ट सिटी क्या कहते हैं अहमदाबाद में डेवलप की गई, या अहमदाबाद को एक बिजनेस हब के रूप में डेवलप किया जा रहा है, तो वो क्या हो गया आपका रीजनल प्लानिंग। वहीं बहुत सारे क्या कहते हैं एक्सप्रेसवे, हाईवे बनाए जा रहे हैं, तो वो नेशनल प्लानिंग का पार्ट हो जाएगा। तो डिफरेंसेस समझ में आ रही। उसी तरीके से 1946 में नियोगी कमेटी का गठन किया गया था। किसका? नियोगी कमेटी का। और इसी कमेटी के रिकमेंडेशन पर आपका प्लानिंग कमीशन का गठन किया गया। ठीक है, इस कमेटी के गठन के आधार पर ही आपका क्या किया गया, प्लानिंग कमीशन का गठन किया गया। किसके? नियोगी कमेटी, नियोगी समिति। ठीक है, तो और इसी की संस्तुति पर मतलब जो नियोगी कमेटी की रिकमेंडेशन पे ही क्या किया, आगे प्लानिंग कमीशन का गठन किया गया। और कब किया गया, तो मैंने बताया आपको कि 15 मार्च 1950 को प्लानिंग कमीशन का गठन किया गया। उसके बाद आप देखिए ये जो प्लानिंग कमीशन था वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल था, एडवाइजरी इन नेचर था, मतलब सलाहकारीय था। और ये क्या था इसका जो एडवाइस था वो मानना गवर्नमेंट के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए क्या था, मैंडेटरी नहीं था, बाध्यकारी नहीं था। तो वो माने मतलब सलाहकार, मतलब सरकार को सलाह देने का काम था आपका प्लानिंग कमीशन का। सरकार माने ना माने इसके लिए सरकार फ्री थी। तो मतलब गैर संवैधानिक, सलाहकारीय और परामर्शदात्री की अगर हम बात करें तो प्लानिंग कमीशन का ये नेचर था। मतलब उसके पास अगर आप कहें तो ऐसा बाउंड्री, मतलब कि ऐसी कोई पावर नहीं थी कि वो सरकार पे अपनी बात कहे रखे और सरकार को मानने के लिए बाध्यकारी हो। ठीक है, अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें, देखिए क्योंकि अब ये जा चुका है तो हट गया है, तो यहां से क्वेश्चन नहीं बनेगा प्रीलिम्स में और मेंस में भी। फिर भी एक बार अगर हम देख लें तो जो प्लानिंग कमीशन होता था उसका जो अध्यक्ष होता था, चेयरमैन होता था एक्स ऑफिसो। जो चेयरमैन जिसकी हम बात करें तो एक्स ऑफिसो चेयरमैन जो होता था वो आपका कौन होता था, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। फिर एक आपका क्या हो जाता था, डेप्यूटी चेयरमैन होता था। ये आपका एक पूर्णकालिक सदस्य होता था। ठीक है, एक उपाध्यक्ष होता था और इसका जो लेवल था वो कैबिनेट मिनिस्टर का था। ठीक है, तो पहले आप बताएंगे कि पहले उपाध्यक्ष कौन हुए, किसके, योजना आयोग के। कमेंट करिएगा, लेकिन मैं आपसे आंसर ही बता देता हूं। गुलजारी लाल नंदा जी पहले
उपाध्यक्ष थे और पहले अध्यक्ष कौन था योजना आयोग के? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है। उसके बाद इसमें 3 पूर्णकालिक सदस्य, मतलब 3 मेंबर्स होते थे। ठीक है, ये कंप्लीट मतलब पूर्णकालिक सदस्य थे। ठीक है। 3 अंशकालिक, 3 आपके अंशकालिक मतलब टेम्परेरी थे या एडहॉक के कह सकते हैं। फिर इसमें आप देखेंगे तो वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस, ठीक है, एग्रीकल्चरल मिनिस्टर। उसके बाद अगर हम बात करें तो फाइनेंस, एग्रीकल्चर और आपके फॉरेन, हेल्थ, ये मिनिस्टर जो होते थे ये भी इसके मेंबर होते थे, एक्स ऑफिसो मेंबर। तो इस तरीके से इनकी एक संरचना थी। क्लियर हो गया आपको ये बात? और अब अगर हम बात करें योजना आयोग का उद्देश्य क्या था, ठीक है, इंटेंशन क्या था, तो पहली बात, योजना आयोग जो था वो देश में भौतिक संसाधनों तथा जनशक्ति का अनुमान लगाना, मतलब जो उद्देश्य था वो ये था कि इंडिया की जो फिजिकल पोटेंशियल है, ठीक है, इंडिया में कितना कैपिटल हो सकता है, इंडिया में कितना प्रोडक्शन हो सकता है, कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, कैसे उसको हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, कैसे हम उसको और इनहेंस कर सकते हैं, उसका पता लगाना। और ह्यूमन कैपिटल, मानव विकास या जनशक्ति को इस तरह बनाना कि वो उसमें किसमें, उत्पादन में या अर्थव्यवस्था में अधिक से अधिक योगदान दे सके। दूसरा, देश के, कंट्री के जो रिसोर्सेज थे उनका स्मार्टली यूटिलाइजेशन, मतलब देश के संसाधनों का संतुलित उपयोग, जिससे कि कहीं ऐसा ना हो डेवलपमेंट कि वो डेवलपमेंट कहीं पे बहुत ज्यादा हो और कहीं पे बहुत पीछे हो। ठीक है। फिर कंट्री के लिए, देश के लिए भावी योजनाएं बनाना जिसमें गरीबी, भुखमरी, विकास, ये सारी चीजें रही हों, और प्रत्येक चरण के सफल क्रियान्वयन के लिए आवश्यक तंत्र, एक मैकेनिज्म का डेवलपमेंट करना कि जिससे कि जो प्लानिंग बनाई गई है वो सक्सेसफुल हो सके। और समय समय पर चरणवार प्रगति का अवलोकन करना, मतलब मॉनिटरिंग करना, कि मॉनिटरिंग नहीं करेंगे तो हमें नहीं पता चलेगा ना कि हमने कितना डेवलपमेंट किया, कितने हम अपने टारगेट से आगे हैं, पीछे हैं, व्हाटएवर। तो उसको मॉनिटरिंग करना और उसमें कोई फ्लॉ है तो उसको दूर करना। फिर इसके बाद आप देखेंगे तो प्लानिंग कमीशन के साथ आप देखेंगे तो एक आपको सुनाई देगा एनडीसी, मतलब नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद। ठीक है, ये आपका राष्ट्रीय विकास परिषद, ये भी आप देखेंगे तो ये भी एक क्या है, गैर संवैधानिक सलाहकारीय निकाय था। ठीक है। और इसकी जो स्थापना है वो कब की गई? 6 अगस्त 1952 को, 6 अगस्त 1952 को इसका गठन किया गया। ये एक संवैधानेतर मतलब नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल था, और इसका जो प्रेसिडेंट होता था, इसका अध्यक्ष जो होता था वो भी आपका पीएम होता था, प्राइम मिनिस्टर। आप देखेंगे यूपीए के टाइम में सोनिया गांधी जी थी, मनमोहन जी नहीं थे, एक्सेप्शनल है वो। अदरवाइज आप देखिए इसका जो चेयरमैन होता था वो आपका प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होता था। और इसमें सभी केंद्रीय मंत्री सदस्य होते थे। लेकिन मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में जो फर्स्ट क्या कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमेटी गठित की गई, उसने ये सलाह दिया कि सारे जो कैबिनेट मिनिस्टर्स को उनको हटा दिया जाए, उसमें कुछ को ही रखा जाए। तो सभी मंत्रियों को, कैबिनेट मिनिस्टर्स को हटा दिया गया। उसके साथ सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी स्टेट्स के सीएम इसके मेंबर होते थे। ठीक है। उसके अलावा जो यूटी होती हैं, यूनियन टेरिटरीज के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते थे वो इसके मेंबर्स होते थे। और योजना आयोग के सभी सदस्य जो होते थे, जो प्लानिंग कमीशन था आपका,
प्लानिंग कमीशन के सभी मेंबर्स जो होते थे इसके एक्स ऑफिसो मेंबर्स थे। ठीक है, तो ये इसकी एक संरचना रही है जिसमें आप देखेंगे कि और अल्टीमेटली जो प्लानिंग कमीशन जो प्लानिंग करके देता था उसकी मुहर कौन लगाता था? आपका एनडीसी करता था। लेकिन अब ये प्रक्रिया क्या है? खत्म हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है। कब? 1 जनवरी 2015 से 2015 से जब प्लानिंग कमीशन का गठन किया गया। ठीक है, और इसी के साथ आप देखेंगे तो अब यहां पर एक क्वेश्चन बनेगा हमारा कि जो 12 5 ईयर प्लान्स हैं उन प्लान्स में क्या क्या हैं, तो वो मैं नेक्स्ट क्लास में ले लूंगा, एक शॉर्ट क्लास हो जाएगी। और उससे फिर कुछ क्या क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके, चाहे वो जेपीएससी में हो या दूसरे अदर स्टेट सर्विसेज में हो, इनफैक्ट यूपीएससी में भी अगर आए होंगे तो मैं वो क्वेश्चंस आपको करा दूंगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि जो 12 5 ईयर प्लान्स हैं उसके कंपोनेंट्स क्या हैं और उन कंपोनेंट्स में आपके क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं। तो आज का सेशन यहीं तक। थैंक यू सो मच।